दोस्तों, हाल ही में मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के अंदर आसमान से मौत बरसने का जो भयानक नजारा दुनिया ने देखा है, उसने ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटजी को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। रात का अंधेरा हो, चारों तरफ शांति हो और आसमान अचानक से आग के गोलों से भर जाए। सोचिए दोस्तों, अगर ठीक आधी रात को 5000 मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन एक साथ भारत की सीमाओं को पार करके जाएं, क्या होगा अगर उत्तर से चाइना, पश्चिम से पाकिस्तान और पूर्व के अंदर अस्थिर हो चुके बांग्लादेश की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड सिचुएशनल अटैक हो जाए। जब रडार स्क्रीन के ऊपर हजारों खतरे एक साथ चमकने लगे और फैसला लेने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त हो, तो क्या दुनिया का कोई भी आयरन डोम किसी देश को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस प्रलयंकारी हमले से निपटने के लिए डीआरडीओ की गुप्त लैब के अंदर रातों रात कौन सा ऐसा एआई आधारित चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिसे दुनिया से पूरी तरह से छिपा करके रखा गया है? दोस्तों, ईरान द्वारा इजराइल और दूसरे क्षेत्रों के ऊपर किया गया हमला कोई सामान्य हमला नहीं था। ये एक सैचुरेशनल अटैक था। बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और शाहेद ड्रोन्स का एक ऐसा अंधाधुंध तूफान जिसका मकसद दुश्मन के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से ओवरलोड करके तबाह कर देना था। यूएई और सऊदी अरेबिया के आसमान के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उसने दुनिया भर के जनरल्स की नींद उड़ा दी है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने न्यू दिल्ली के अंदर बैठे भारत के रणनीतिकारों को भी एक बहुत बड़ी और खौफनाक सच्चाई से रूबरू करवा दिया है। मोदी गवर्नमेंट और भारत के टॉप मिलिट्री ब्रास ने समझ लिया है कि भारत का भविष्य का युद्ध आसमान के अंदर फाइटर जेट्स की डॉग फाइट तक सीमित नहीं रहने वाला है। भविष्य का युद्ध सस्ता, भयानक और सैचुरेशन टैक्टिक्स के ऊपर आधारित होगा, जहां आसमान से एक साथ हजारों वेपन्स गिरेंगे। भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि दुनिया के अंदर किसी भी और देश के सामने इतना जटिल और खतरनाक 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो नहीं है, जो एक असल के अंदर 3 फ्रंट वॉर के अंदर बदलता जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न फ्रंट की, जहां चाइना एक बहुत बड़ा और टेक्नोलॉजिकली लैथल खतरा बन चुका है। दोस्तों, चाइना की PLARF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल शस्त्रागारों के अंदर एक है। चाइना के पास में DF-17 जैसी HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 से 10 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भरती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हवा के अंदर अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी कन्वेंशनल रडार इन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता है। चाइना की युद्ध नीति बहुत साफ है। किसी भी फुल स्केल वॉर के अंदर वो अपनी इन्फेंट्री को आगे नहीं करेगा, बल्कि सबसे पहले भारत के कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर मिसाइलों की बौछार करेगा। दोस्तों, अब वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वाली रही है। चाइना की डायरेक्ट मदद से पाकिस्तान ने अबाबेल जैसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई अलग अलग वॉरहेड्स होंगे, जो आसमान के अंदर अलग अलग होकर के अलग अलग शहरों के ऊपर गिरेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के पास में बाबर क्रूज मिसाइलें और सस्ते चाइनीज ड्रोन्स का बहुत बड़ा जखीरा है। पाकिस्तान की टैक्टिकल स्ट्रेटजी ये है कि वो भारत के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स को सस्ते ड्रोन्स के झुंड के अंदर उलझा दे, ताकि उसकी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइलें भारत के शहरों तक पहुंच सकें। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर बांग्लादेश के अंदर जो ग्रे जोन थ्रेट पैदा हुआ है, उसने भारत की सिक्योरिटी मैट्रिक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ऐतिहासिक रूप से भारत का मित्र रहा बांग्लादेश आज भयंकर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। अगर वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह से हावी हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड बन सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर वहां से हजारों सस्ते ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के ऊपर छोड़ दिए जाएं, तो क्या होगा?
इस थ्री फ्रंट सिचुएशन अटैक से बचना किसी भी सामान्य एयर डिफेंस के बस की बात नहीं है। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए हमें गल्फ सिनेरियो को एक स्ट्रेस टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों अब जरा आंकड़ों के ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि युद्ध भावनाओं से नहीं गणित से काम करता है। दोस्तों यूएई पर हुए हमलों के आंकड़े बताते हैं कि 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2256 ड्रोन्स और 26 क्रूज मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। अगर इनके अंदर सऊदी अरेबिया पर दागे गए 894 एरियल थ्रेड्स को भी जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिलाकर के 3713 खतरों का एक महाविनाशकारी बवंडर बन जाता है। इस 3713 टारगेट्स के ब्रेकडाउन को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर कम से कम 623 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 35 क्रूज मिसाइलें हैं और बाकी बचे हुए हजारों ड्रोन्स हैं। अब दोस्तों भारत के नजरिए से इस मैथमेटिकल मॉडल को समझिए। अगर भारत पर इसी तरह का 3713 हथियारों का हमला होता है और हम ये मान के चलें कि हमारे रक्षा तंत्र को 90% इफेक्टिव इंटरसेप्शन रेट चाहिए, तो हमें हवा के अंदर ही लगभग 3342 खतरों को नष्ट करना होगा। अब दोस्तों इन 3342 टारगेट्स को मार गिराने का मतलब ये नहीं है कि भारत आज ही जाकर के बाजार से 3342 महंगे सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइलें खरीद ले। अगर भारत ने ऐसा किया तो ये दुश्मन की सबसे बड़ी जीत होगी। युद्ध का अर्थशास्त्र कहता है कि अगर आप 1 या 2 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए 30 करोड़ की S-400 मिसाइल फायर करते हैं तो आप युद्ध जीतने से पहले ही आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे। दोस्तों दुश्मन यही चाहता है कि आप प्रीमियम इंटरसेप्टर्स सस्ते ड्रोन्स के ऊपर फायर करके खत्म कर दें ताकि असली मिसाइलें अपना काम कर सके, और यहीं से भारत की उस गुप्त और अभेद्य रणनीति का जन्म होता है जिसे लेयर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों महंगे इंटरसेप्टर्स को उन बड़े खतरों के लिए रिजर्व रखा जाना चाहिए जो इसकी कीमत को जस्टिफाई करते हैं, जबकि सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल ड्रोन्स के लिए होना चाहिए। इस रणनीति की सबसे ऊपरी और सबसे पावरफुल परत है भारत का स्वदेशी BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दोस्तों भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास में अपना खुद का BMD शील्ड है। BMD का फेज 1 मुख्य रूप से पाकिस्तान की 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसके अंदर PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस शामिल है जो एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। दोस्तों इस इंटरसेप्टर का काम दुश्मन की मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर लगभग 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की हाइट पर ही यानी अंतरिक्ष के अंदर ही नष्ट करना है। लेकिन अगर कोई मिसाइल पैड को चकमा देकर के वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाती है तो वहां पर AAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अश्विन भी कहा जाता है, उसे 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पर ही राख कर देगा। लेकिन दोस्तों चाइना का खतरा तो बहुत बड़ा है। उसकी ICBMs को रोकने के लिए DRDO ने फेज 2 तैयार किया है जिसके अंदर AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर शामिल हैं। इन इंटरसेप्टर्स का सफल परीक्षण किया जा चुका है और ये चाइना की 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों को अंतरिक्ष के किनारे पर ही मार गिराने की कैपेबिलिटी रखती है। दोस्तों 623 बैलिस्टिक मिसाइलों के भारी हमले को रोकने के लिए जहां एक टारगेट के ऊपर 2 मिसाइलें दागने की नौबत आ सकती है, भारत को लगभग 1200 से लेकर के 1400 उच्च क्षमता वाले इंटरसेप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों BMD के ठीक नीचे काम करता है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों यहां भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ रशिया से लिया गया S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। 400 किलोमीटर की रेंज वाला यह सिस्टम दुश्मन की विमानों, अवैक्स और मिसाइलों को बहुत पहले ही ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत भारत सिर्फ विदेशी हथियारों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। लिहाजा DRDO तेजी से प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा असल में भारत का अपना स्वदेशी S-400 है। दोस्तों ये 350 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी पर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकता है।
S-400 और प्रोजेक्ट कुशा के इंटरसेप्टर्स बहुत महंगे हैं, लिहाजा इन्हें ड्रोन या फिर छोटे टारगेट्स पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इन्हें मिलाकर के भारत के पास में लगभग 700 से लेकर के 1000 इंटरसेप्टर्स की एक मजबूत रिजर्व फोर्स होगी। लेकिन दोस्तों क्रूज मिसाइलों की कहानी अलग होती है। खाड़ी देशों के आंकड़ों के अंदर जो 35 क्रूज मिसाइलें थी वो बैलिस्टिक मिसाइलों से बिल्कुल अलग तरीके से हमला करती हैं। क्रूज मिसाइल्स टेरेन मास्किंग का इस्तेमाल करती हैं, यानी ये पहाड़ों और घाटियों के बीच में जमीन से बिल्कुल सटीक करके उड़ती हैं, यानी कि उनकी हाइट बहुत कम होती है ताकि टारगेट इन्हें देख भी नहीं पाए। लेकिन दोस्तों यहां पर S-400 हमेशा कारगर साबित नहीं हो सकता है। क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भारत ने मीडियम रेंज लेयर तैयार की है। इसके अंदर इजराइल के साथ मिलकर के बनाया गया MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो 70 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर मौत बनकर के टूटता है। इसके साथ ही दोस्तों भारत का अपना स्वदेशी आकाश और आकाश एनजी सिस्टम भी है, जो 25 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक साथ कई टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। अगर कोई क्रूज मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान S-400 की नजरों से बच निकलता है तो MRSAM और आकाश की परतें उसे दूसरे फेज के अंदर खत्म कर देंगी। दोस्तों इस लेयर के अंदर भारत को 800 से लेकर के 1200 इंटरसेप्टर्स की मजबूत ढाल बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों आते हैं उस खतरे के ऊपर जिसने गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, और वो है ड्रोन स्वॉर्म। दोस्तों कल्पना कीजिए 2256 ड्रोन्स एक साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर एक ड्रोन के लिए एक मिसाइल का हिसाब लगा लिया जाए तो 2000 से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए। यहां पर अगर टू शॉट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल हो तो ये आंकड़ा 4000 हथियारों तक पहुंच जाता है। यानी कि दोस्तों उनके एक ड्रोन के लिए हमारी 2 मिसाइलें, तो मतलब 4000 मिसाइलें हमें चाहिए, और ये पूरी तरह से दोस्तों इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल सिस्टम है। स्वॉर्म ड्रोन को रोकने के लिए महंगे सैम्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल सुसाइडल कदम होगा, और यही वो जगह है जहां भारत का सबसे निचला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस लेयर काम में आता है। और दोस्तों इस लेयर के अंदर डेडिकेटेड CUAS यानी कि काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेगेसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ZSU-23 और L-70 जैसे अपग्रेडेड गन्स जो 1 मिनट के अंदर हजारों गोलियां दाग करके आसमान के अंदर आग और लोहे की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देती हैं। जब सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स एक साथ आते हैं तो ये सैचुरेशन लेयर इन्हें गोलियों से छलनी कर सकती है। लेकिन दोस्तों DRDO यही नहीं रुका है। भारत एक ऐसे साइलेंट किलर के ऊपर काम कर रहा है जिसकी कोई आवाज नहीं है, और वो है DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मतलब दोस्तों लेजर वेपन्स। दोस्तों ये हथियार प्रकाश की गति से हमला करते हैं। दोस्तों जब हजारों की तादाद के अंदर ड्रोन्स आसमान से भारत की ओर आ रहे होंगे तो भारत के लेजर वेपन्स उन्हें हवा के अंदर ही पिघला करके राख कर देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस लेजर हथियार को फायर करने की कीमत महज चंद रुपए होती है। इसके साथ ही दोस्तों शक्तिशाली EW जैमर्स ड्रोन्स के GPS और कम्युनिकेशन लिंक्स को पूरी तरह से जाम कर देंगे, जिससे वो हवा के अंदर ही अंधे और बहरे होकर के जमीन के ऊपर गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास में दुनिया के सबसे बेहतरीन S-400 हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम्स हैं, BMD है, L-70 गन्स हैं और EW सिस्टम्स हैं। अगर ये सब अलग अलग काम करेंगे तो युद्ध के मैदान के अंदर भयंकर चाओस फैल जाएगा। एक ही टारगेट के ऊपर S-400 भी फायर कर जाएगा, आकाश भी फायर कर जाएगा, तो दोस्तों करोड़ों रुपए की बर्बादी हो जाएगी। लिहाजा भारत ने इस पूरे शस्त्रागार को एक ऐसे AI दिमाग से जोड़ दिया है जो इंसानी सोच से हजारों गुना ज्यादा तेज है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास में है IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पूरे देश के मिलिट्री और सिविलियन रडार्स को जोड़ करके एक सिंगल कॉमन एयर पिक्चर बनाता है। दोस्तों वही इंडियन आर्मी के पास में है आकाश तीर। ये सेना का अत्याधुनिक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है।
दोस्तों जब दुश्मन हमला करेगा तो ये एआई सिस्टम्स मिली सेकेंड्स के अंदर ही ये तय करेंगे कि कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है। अगर रडार के ऊपर भारी बैलिस्टिक मिसाइल दिखेगी तो एआई तुरंत बीएमडी या फिर प्रोजेक्ट कुशा को ऑर्डर दे देगा। वहीं दोस्तों अगर रडार के ऊपर छोटा और सस्ता ड्रोन दिखेगा तो एआई तुरंत ही रसिया वाले S-400 को चुप रहने का निर्देश दे देगा और L-70 गन्स या फिर CUAS को तुरंत ही एक्टिवेट कर देगा। टारगेट के हिसाब से हथियार का ये सटीक चुनाव ही भारत को किसी भी सैचुरेशनल अटैक में अजेय बना देगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स और कई मिसाइलें हमले हुए तो भारत ने इसी इंटीग्रेटेड नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे IACCS ने कमांड एंड कंट्रोल का पूरा ढांचा संभाला, जबकि S-400 MRSAM, आकाश स्पाइडर, आकाश तीर और लेगेसी गन्स ने मिलकर के एक साझा रक्षा नेटवर्क की तरह काम किया। दोस्तों इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ये बताते हैं कि छोटे ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए भारत ने अपनी पुरानी लेकिन हाईली अपग्रेडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और अपनी कीमती मिसाइलों को बचा करके रखा। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान के अंदर घातक सटीकता के साथ में काम करता है। दोस्तों आइए इस पूरे खेल की एक और गहरी परत को समझते हैं। आज की दुनिया के अंदर युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता है बल्कि देशों की इकोनॉमीज को अंदर से खोखला करने के लिए लड़ा जाता है। दुश्मन की स्ट्रेटेजी को अगर आप डिकोड करेंगे तो उनका मकसद भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह करने से ज्यादा भारत की इकोनॉमी को खून के आंसू रुलाना है। दोस्तों जब हजारों ड्रोन्स एक साथ उड़कर के आते हैं तो उनका प्राथमिक लक्ष्य किसी भी बड़े शहर को तबाह करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि भारत डर करके अपनी सबसे महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को फायर करना स्टार्ट कर दिए। एक S-400 या S-300 की मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर के एक रात के अंदर 5000 सस्ते ड्रोन्स और रॉकेट्स दाग दें जिनकी कुल कीमत कुछ करोड़ रुपए में हो और दोस्तों भारत घबराहट के अंदर अपने अरबों रुपए के इंटरसेप्टर्स खाली कर दे, तो अगले दिन जब चाइना की असली हाइपरसोनिक मिसाइलें आएंगी तब भारत के पास में उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी ट्रैप को, इसी चक्रव्यूह को सैचुरेशन अटैक कहते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र खोज लिया है। मोदी गवर्नमेंट की रक्षा नीतियों ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। पहले भारत सिर्फ विदेशों से महंगे सिस्टम्स खरीदा करता था, लेकिन दोस्तों अब मोदी गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को बिल्कुल साफ कह दिया है कि हमें कोस्ट एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। यानी दुश्मन का हमला सस्ता हो तो हमारा बचाव उससे भी सस्ता होना चाहिए। और यही कारण है कि आज भारत लेजर वेपन्स और माइक्रोवेव एनर्जी वेपन्स के ऊपर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स फ्यूचर के युद्ध का गेम चेंजर हैं। इसके अंदर कोई बारूद नहीं होता, कोई मिसाइल नहीं होती, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लाइट और एनर्जी की बीम्स होती हैं। जब एक ड्रोन स्वयं अटैक करता है तो रडार उसे डिटेक्ट करता है और लेजर वेपन्स उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लेजर की भयंकर गर्मी ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को जला करके राख कर देती है और ड्रोन हवा के अंदर ही भस्म हो जाता है। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस लेजर वेपन को लगातार फायर किया जा सकता है जब तक कि बिजली की सप्लाई वहां पर मौजूद है। कोई रीलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई एम्यूनेशन खत्म होने का डर नहीं है। इस स्ट्रैटेजिक डिकोडिंग को थोड़ा और विस्तार से समझिए दोस्तों। दुनिया के बड़े थिंक टैंक से, चाहे वो सीपरी हो या वेस्टर्न मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, आज भारत के इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को बहुत करीब से स्टडी कर रहे हैं।
वेस्टर्न कंट्रीज को यह चिंता सता रही थी कि क्या भारत रशियन सिस्टम्स और वेस्टर्न सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट कर भी पाएगा, क्योंकि S-400 रशियन टेक्नोलॉजी है और MR सेम इजराइल के साथ में बनी है और आकाश पूरी तरह से स्वदेशी है। वहीं दोस्तों हम फ्रांस से भी वेपनरी लेते हैं, हमारे पास में अमेरिकन वेपनरी भी है। अलग अलग देशों के रडार्स और मिसाइलों को एक ही नेटवर्क के ऊपर लाना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक दुस्वप्न माना जाता है, लेकिन दोस्तों इंडियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने IACCS के जरिए ये चमत्कार करके दिखा दिया है। दोस्तों भारत का AI नेटवर्क अलग अलग ऑरिजिन के वेपनरी को एक सिंगल यूनिफाइड कमांड के तहत ले आया है। ये ग्लोबल मिलिट्री कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। दोस्तों अब S-400 का रडार अगर किसी टारगेट को देखता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली आकाश मिसाइल की बैटरीज को भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंटरऑपरेटिबिलिटी भारत को दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस नेटवर्क्स में से एक बनाती है। चलिए दोस्तों अब उस जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं जो साउथ एशिया का पूरा नक्शा बदल रहा है। चाइना की PLA-RF लगातार अपनी मिसाइलों को तिब्बत और शिनजांग के इलाकों के अंदर तैनात कर रही है। चाइना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा और BMD फेज 2 के विकास ने बीजिंग के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स के अंदर हड़कंप मचा दिया है। चाइना जानता है कि अगर भारत अपनी पूरी सीमाओं को प्रोजेक्ट कुशा और S-400 की छतरी से ढक लेता है तो चाइना की फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चाइना की मिलिट्री डिटरेंस इस बात पर टिकी है कि वो अचानक हमला करके दुश्मन को पंगु बना देगा, लेकिन भारत का मल्टी लेयर्ड शील्ड इस स्ट्रेटेजी को बेअसर कर देता है। अगर चाइना की मिसाइलें भारत के एयरबेसेस को नष्ट नहीं कर पाई तो अगले ही पल इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट्स चाइना के ठिकानों के ऊपर कहर बनकर के टूटेंगे। दोस्तों एयर डिफेंस सिर्फ बचाव नहीं है, ये काउंटर अटैक की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। पाकिस्तान की स्थिति तो दोस्तों और भी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की नीति इस बात पर डिपेंडेंट थी कि वो भारत के शहरों के ऊपर मिसाइल दागने की धमकी देता रहेगा, लेकिन दोस्तों जब से भारत ने पैड और AAD का सफलतापूर्वक डेवलपमेंट किया है, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को ये समझ में आ गया है कि उनकी मिसाइलें अब भारत के शहरों तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष के अंदर राख हो जाएंगी। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के इस भ्रम को भी तोड़ दिया है कि वो सस्ते ड्रोन्स के जरिए भारत को परेशान कर सकता है। भारत की बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के अंदर अब काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, साथ ही ऑटोमेटेड गन्स का जाल बिछ चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये पूरी व्यवस्था सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इसे सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड लेवल के ऊपर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अंडरग्राउंड कमांड बंकर्स बनाए गए हैं जो न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स और डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों GSAT सीरीज के सैटेलाइट्स भारत की कम्युनिकेशन बैकबोन बन चुके हैं। ये इंश्योर करते हैं कि युद्ध के समय दुश्मन भारत के सिविलियन कम्युनिकेशन को जाम भी कर दे तो भी IACCS और आकाश तीर का कनेक्शन कभी भी नहीं टूटेगा। इंफॉर्मेशन डोमिनेंसी आज के युद्ध की कुंजी है और भारत इसके अंदर तेजी से महारत हासिल करता जा रहा है। दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग के अगर नजरिए से हम देखें तो भारत का ये स्वदेशी एयर डिफेंस डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल भी बन चुका है। आज दुनिया के कई देश, खास करके साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के देश भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने के अंदर भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्मेनिया जैसे देशों ने पहले ही भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। जो भारत कभी हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, वो आज डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमी का फायदा नहीं है, ये भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों जब आप अपने हथियार खुद बनाते हैं तो युद्ध के समय कोई विदेशी ताकत आप पर दबाव नहीं डाल सकती है। प्रोजेक्ट कुशा, आकाश NG और BMD इसी आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े सबूत हैं। अब दोस्तों अगर इस विश्लेषण को ग्लोबल पावर्स के रणनीति के साथ में अगर हम तोलते हैं तो आज अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देशों की हालत देखिए।
रेड सी के अंदर हुती रेबल्स ने जब सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए तो यूएस नेवी को उन्हें रोकने के लिए सैम 2 और सैम 6 जैसी मिसाइलें फायर करनी पड़ी, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में होती है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी कुछ ही मिनटों के अंदर महसूस करने लग गया कि ये कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो पूरी तरह से उनके खिलाफ जा रहा है। इजराइल का आयरन डोम, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉइंट डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी सैचुरेशन अटैक के सामने हाँफने लगता है, क्योंकि तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत काफी ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है। दोस्तों, इन ग्लोबल एग्जांपल्स ने भारत के पॉलिसी मेकर्स को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन दिया है। न्यू दिल्ली के अंदर बैठे रक्षा विशेषज्ञों ने समझ लिया है कि पश्चिमी देश की ब्लाइंड कॉपी करना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई है, लेकिन हम अरबों डॉलर सिर्फ हवा के अंदर नहीं उड़ा सकते, इसलिए भारत का फोकस सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच पर है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक हथियार सिल्वर बुलेट नहीं हो सकता है। S-400 कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले पूरे देश को नहीं बचा सकता है। असली ताकत वेपन्स के अंदर नहीं, बल्कि वेपन्स के इंटीग्रेशन के अंदर है। इस इंटीग्रेशन का एक और शानदार एग्जांपल है नेवल एयर डिफेंस। दोस्तों, युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होगा। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन नेवी के वॉरक्राफ्ट्स को भी इसी तरह के सैचुरेशनल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। वहां भी इंडियन नेवी ने बराक 8 और इंडिजिनस VLSR-SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का शील्ड तैयार किया है। दोस्तों, ये सिस्टम नेवल फ्लीट को इनकमिंग एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से बचाता है। यानी कि आसमान चाहे जमीन के ऊपर हो या समंदर के ऊपर, भारत का रक्षा चक्रव्यूह हर जगह एक जैसी घातक सटीकता के साथ में काम करता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है, वो है रडार टेक्नोलॉजी के अंदर भारत की छलांग। मिसाइल तभी काम करेगी जब रडार दुश्मन को देखेगा। दोस्तों, आईसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स के मामले में डीआरडीओ ने उत्तम रडार और अरुधरा रडार जैसे विश्व स्तरीय सिस्टम्स बनाए हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार ने तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। दोस्तों, जब तक दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर्स को लगता है कि वो अदृश्य हैं, भारत के ऐसा रडार्स उन्हें ट्रैक करके उनके कोऑर्डिनेट्स सीधे IACCS को भेज चुके होते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का घमंड अब पुराने जमाने की बात हो गई है। क्वांटम रडार्स और एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग के दम पर भारत दुश्मनों के छिपे हुए हथियारों को भी बेनकाब करने की कैपेसिटी विकसित कर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स और टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी की भी जंग है। जब भारत कहता है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो ये कोई खोखला नारा नहीं है। प्रोजेक्ट कुशा का डेवलपमेंट इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत अब क्रिटिकल स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेन कैपिटल्स का मुंह नहीं देखेगा। दोस्तों, एक समय था जब इंडिया को एडवांस इंटरसेप्टर्स के लिए महीनों तक नेगोशिएशंस करनी पड़ती थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए शर्तों के आगे झुकना पड़ता था। आज डीआरडीओ के साइंटिस्ट खुद दुनिया के सबसे एडवांस एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फिडेंस का वो दौर है जो दशकों की कूटनीति और रक्षा तपस्या के बाद में आया है। दोस्तों, एक आम व्यक्ति के नजरिए से इस पूरे खेल को अगर हम समझें, तो दोस्तों मान लीजिए आपका घर एक किला है। पहले आपके पास में घर को बचाने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा दरवाजा था। अगर दुश्मन ने वो दरवाजा तोड़ दिया तो वो सीधे आपके घर के अंदर घुस सकता था। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने अपने घर के बाहर 5 अलग अलग दीवारें खड़ी कर दी हैं। सबसे बाहरी दीवार 5000 किलोमीटर दूर तक नजर रखती है, दूसरी दीवार 400 किलोमीटर पर है, तीसरी दीवार 100 किलोमीटर पर है, चौथी 30 किलोमीटर पर और पांचवी दीवार बिल्कुल दरवाजे के पास में है, जहां लेजर और मशीन गन्स लगी हैं। अगर दुश्मन ने पहली दीवार पार भी कर ले तो दूसरी, तीसरी या फिर चौथी दीवार पर वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। और दोस्तों, इस पूरे किले का कंट्रोल एक ऐसे स्मार्ट AI सिस्टम के पास में है जो कभी भी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है और जो मिली सेकेंड्स के अंदर फैसले लेता है। दोस्तों, यही है भारत का मॉडर्न एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। दोस्तों, खाड़ी देशों के हमलों के आंकड़े और ईरान के हमले दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन है।
अगर भारत 3700 से ज्यादा एरियल थ्रेट्स का सामना करता है और हमारा इंटरसेप्शन रेट 90% भी रहता है, तो गणित के हिसाब से 370 घातक हथियार भारत की धरती पर पहुंच जाएंगे। और अगर ये रेट गिरकर के 70% हो गया तो लगभग 1114 हथियार हमारे शहरों और मिलिट्री बेसिस के ऊपर गिरेंगे। इसलिए दोस्तों, भारत की रणनीति अब सिर्फ 90% किल प्रोबेबिलिटी हासिल करने की नहीं है। भारत का लक्ष्य 90% प्लस सिस्टम इफेक्टिवनेस अर्जित करना है। इसका मतलब यह है कि एक टारगेट को नष्ट करने के लिए सिस्टम्स को कई बार मौके मिलने चाहिए। अगर बीएमडी चूक जाए तो S-400 मारे, अगर S-400 चूक जाए तो MR सेम मारे, अगर MR सेम भी चूक जाए आकाश उसे आसमान में ही राख कर दे, और अंत के अंदर QR सेम और गन्स की दीवार उसे किसी भी कीमत पर पार ना होने दे। इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स, DRDO के साइंटिस्ट और आर्म्ड फोर्सेस का ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आज भारत को ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर एक बेहद मजबूत स्थिति के अंदर खड़ा करता है। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की मिसाइल कभी भी 1 लाख रुपए के ड्रोन पर बर्बाद नहीं की जाएगी। भारत का S-400, प्रोजेक्ट कुशा, MR सेम, आकाश NG, QR सेम, डेडिकेटेड CUAS गन्स और EW का ये घातक कॉम्बिनेशन जो IACCS और आकाश तीर से संचालित होता है, फ्यूचर के किसी भी सैचुरेशन अटैक का गुरूर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुश्मन चाहे हजारों मिसाइलें दाग ले, भारत का आसमान अब एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जिसे भेदना किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। चाइना की PLA-RF की धमकियां अब पेपर टाइगर साबित हो रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब एक भद्दा मजाक बन चुकी है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, यानी कि आकाश तीर, अब यही खाड़ी देश हमसे लगातार मांग रहे हैं। UAE ने खास तौर पर इसकी डील को बहुत आगे बढ़ा दिया है, और ना केवल खाड़ी देश बल्कि जो देश चाइना से डर रहे हैं वो साउथ चाइना सी वाले सारे देश अब भारत से ये सिस्टम मांगने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। यानी दोस्तों, हमारे लिए हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। हम एक तरफ दुनिया को वेपनरी भी बेचेंगे, उन दूसरों की वेपनरी से बचाव के तरीके भी बेचेंगे, और इससे हमारे पास ना केवल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा बल्कि हम अब हमारे दुश्मनों से भी आसानी से लड़ सकेंगे। दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।